Hello students, welcome back. In this video we are going to continue our chapter number 11 BRS. Today we are going to discuss about cash book. In previous video we have discussed about passbook, specimen of a passbook. Now we are talking about cash book. We have already studied about cash book in chapter number 7. Trader record all transaction with bank in bank column of cash book. When trader deposits check received from the customer with the bank becomes the receiver and the bank balance increases. हम जानते हैं कि कैश बुक में जो है कैश जो बैंक कॉलम होता है उसमें बैंक के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन बिजनेस ने किए हैं वो सारे ट्रांजैक्शन वहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं. जब भी ट्रेडर बैंक में चेक डिपॉजिट करवाता है तो उसकी वजह से जो ट्रेडर का अकाउंट है बैंक में तो उसकी बैंक बैलेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है. सेम वे व्हेन बैंक कलेक्ट्स इनकम ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन बिहाफ ऑफ अ ट्रेडर द बैंक बैलेंस इंक्रीजेज. अगर बैंक जो है वो ट्रेडर के बिहाफ में उसकी इनकम कलेक्ट कर देता है उसके रीज़न की वजह से उसका रिजल्ट ये होगा कि ट्रेडर की बैंक बैलेंस यहाँ पे भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. Hence बैंक अकाउंट इज डेबिटेड बाय ट्रेडर व्हेन बैंक बिकम्स अ रिसीवर और व्हेन बैंक बैलेंस इंक्रीजेज. यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट तब डेबिट होगा जब बैंक बैलेंस इंक्रीज होगी और बैंक जब भी रिसीवर बनेगी. व्हेन अ ट्रेडर मेक्स पेमेंट टू क्रेडिटर और मेक पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंसेस बाय चेक बैंक बिकम्स अ गिवर एंड बैंक बैलेंस डिक्रीजेज. ट्रेडर जो है वो चेक के थ्रू किसी भी क्रेडिटर को पेमेंट करेगा तो इसकी वजह से बैंक बैलेंस क्या होगी, डिक्रीज, और बैंक यहाँ पे बन जाएगा गिवर. बैंक बिकम्स अ गिवर एंड बैंक बैलेंस डिक्रीजेज. हैंस द बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय द ट्रेडर. इसलिए यहाँ पे ट्रेडर जो है वो बैंक अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा. कैश बुक प्रिपेयर बाय अ ट्रेडर इन द लेजर इज डिस्कस्ड इन अर्लियर चैप्टर ऑफ कैश बुक. इस कैश बुक में किस तरह के ट्रांजेक्शन में किस तरह की इफेक्ट दी जाती है वो हमने कैश बुक के चैप्टर में सीख लिया है. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज bank balance and bank overdraft. Now what is the difference between bank balance and bank overdraft? Let's understand. Bank balance in the book of a trader means the excess of total of receipt side over the total of payment side of a bank column in a cash book. बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब होता है कि कैश बुक में बैंक की जो डेबिट साइड की बैंक कॉलम है उसका टोटल जो है रिसिप्ट साइड का टोटल है वो ज़्यादा है और पेमेंट साइड का टोटल जो है वो कम है. तो यहाँ पे रिसिप्ट साइड का टोटल ज़्यादा हुआ तो जो बैंक की क्लोजिंग बैलेंस आती है वो होती है बैंक बैलेंस. Thus, bank balance means remaining amount of total of debit side after deducting the total of credit side of bank column in a cash book. जब भी कभी डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस किया जाएगा बैंक कॉलम का कैश बुक में तो जो उसकी बैलेंस बचती है, जो डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं बैंक बैलेंस. इट मीन्स द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक अकाउंट इज अ बैंक बैलेंस. अब हमने चैप्टर 9th में सीखा है कि जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वो बैलेंस उस नाम से जानी जाती है. तो यहाँ पे बैंक कॉलम का रिसिप्ट साइड का टोटल ज़्यादा हुआ तो रिसिप्ट साइड होती है कैश बुक में डेबिट साइड. तो यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है तो डिफरेंस ऑब्वियसली क्रेडिट साइड पे आएगा बट वो कहलाएगी डेबिट बैलेंस. तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक अकाउंट इज़ अ बैंक बैलेंस. कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस बैंक की इज नोन एज बैंक बैलेंस. सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विद द बैंक अ फैसिलिटी टू विथड्रॉ मोर अमाउंट देन बैंक बैलेंस इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. जनरली जो है बैंक ट्रेडर को इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि उनके अकाउंट में जितने मनी है, जितनी अमाउंट है उससे ज़्यादा का वो पेमेंट कर सके. द फैसिलिटी to withdraw more amount than bank balance is known as बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. और ये जो फैसिलिटी बैंक देता है उस फैसिलिटी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. Here the payment side exceeds the total of receipt side in a bank column of a cash book. यहाँ पे क्या होगा, रिसिप्ट साइड का टोटल ज़्यादा नहीं होगा, पेमेंट साइड का टोटल यहाँ पे ज़्यादा होगा रिसिप्ट साइड के टोटल से. द डिफरेंस इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट. और जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट. तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस होगी
क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल कम है तो डिफरेंस आएगा ऑब्वियसली डेबिट साइड, बट उसको हम बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस. सो द क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक अकाउंट इज बैंक ओवरड्राफ्ट. तो बैंक कॉलम का जो डिफरेंस जो कि डेबिट साइड पे आएगा, जिसका क्रेडिट साइड का यानी कि पेमेंट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, और डिफरेंस जिसका आएगा डेबिट साइड पे बस टोटल ज़्यादा होगा क्रेडिट साइड का, तो यहाँ पे उसको बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट. We have seen earlier that a passbook is a copy of trader's account maintained in the book of a bank. It means those transactions which are recorded in the bank account by a trader are recorded by giving opposite effect in passbook by the bank. हमने आगे पढ़ा कि पासबुक जो है वो कैश बुक की यानी कि ट्रेडर के जो अकाउंट है उसकी एक्सट्रैक्ट यानी कि उसकी कॉपी है, बट यहाँ पे जो मेंटेन किया जाता है ट्रेडर का अकाउंट बैंक में, तो उसकी जो कैश बुक में इफेक्ट दी होती है उससे ऑपोजिट इफेक्ट पासबुक में दी जाती है. देयरफॉर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक मीन्स द एक्सेस ऑफ टोटल ऑफ क्रेडिट कॉलम देन दैट ऑफ डेबिट कॉलम इन अ पासबुक. यहाँ पे जो है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब होगा कि क्रेडिट कॉलम का टोटल ज़्यादा है डेबिट कॉलम से. यहाँ पे क्रेडिट मीन्स बैंक बैलेंस इंक्रीज होगी और डेबिट मीन्स बैंक बैलेंस डिक्रीज होगी. इट मीन्स क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मीन्स बैंक बैलेंस फॉर अ ट्रेडर. तो यहाँ पे जो है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब बैंक बैलेंस फॉर अ ट्रेडर हुआ, यानी कि पासबुक में यानी कि बैंक में अगर ट्रेडर की क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट कॉलम का टोटल ज़्यादा है, तो वो होगा बैंक बैलेंस. बट कैश बुक के व्यू पॉइंट से अगर हम देखें तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हुआ तो बैंक बैलेंस होगी. तो यहाँ पे जो कैश बुक के हिसाब से जो बैलेंसेस अभी हमने पढ़ी उससे ऑपोजिट होती है पासबुक में. इट मीन्स डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स बैंक बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट. पासबुक में क्या होगा, बैंक क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मीन्स बैंक बैलेंस. यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब होगा बैंक बैलेंस. सिमिलरली if the total of debit column exceed the total of credit column in a passbook, the difference is known as bank overdraft. यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा है किसमें, पासबुक में डेबिट कॉलम का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट कॉलम के टोटल से, तो यहाँ पे उसके डिफरेंस को बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट. इट मीन्स दैट डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट फॉर अ ट्रेडर की पासबुक में अगर डेबिट बैलेंस आ रही है क्लोजिंग तो उसको बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट. इन शॉर्ट, ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड बैंक आर ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पर्सन्स इन विच रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट आर अप्लाइड, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. Under these rule, it becomes receivable for one person and the same becomes payable for the other person. Receivable has debit balance while payable has credit balance. दोनों जो बैंक है और ट्रेडर है दोनों पर्सनल यानी कि पर्सन्स हैं, तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. जब भी बैंक के साथ ट्रेडर ट्रांजेक्शन करेगा तो एक होगा रिसीवर एंड दूसरा होगा गिवर. रिसीवेबल हैज़ डेबिट बैलेंस while पेएबल हैज़ credit balance. Bank balance is receivable for the business, hence it shows debit balance. बैंक बैलेंस जो है वो बिजनेस के लिए रिसीवेबल होता है इसलिए उसकी डेबिट बैलेंस होती है. The same are payable for a bank and hence it shows credit balance for the bank. और पेएबल्स जो है वो बैंक के लिए क्या होते हैं, पेमेंट होते हैं, तो यहाँ पे उसकी क्रेडिट बैलेंस होती है. बैंक ओवरड्राफ्ट इज पेएबल फॉर द बिजनेस, हैंस इट शोज क्रेडिट बैलेंस. बैंक ओवरड्राफ्ट बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक तरह का पेमेंट हुआ इसलिए उसकी क्या होती है, क्रेडिट बैलेंस होती है. वाइल इट इज़ रिसीवेबल और फॉर अ बैंक एंड हैंस इट शोज डेबिट बैलेंस फॉर द बैंक. क्योंकि बैंक के लिए वो रिसीवेबल होती है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो इसलिए उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं. यहाँ पे एक दिया गया है इन शॉर्ट के पर्टिकुलर्स फॉर बिजनेस एंड फॉर बैंक. यहाँ पे दो तरह के जो है पर्सन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, एक तो बिजनेस एंड दूसरा बैंक. तो यहाँ पे बैंक बैलेंस फॉर बिजनेस इट मीन्स इट इज़ रिसीवेबल देयरफॉर शोज डेबिट बैलेंस इन अकाउंट. क्योंकि बैंक बैलेंस बिजनेस के लिए रिसीवेबल है इसलिए वो डेबिट बैलेंस दिखाता है, और बैंक के लिए बैंक बैलेंस पेएबल है इसलिए वो क्रेडिट बैलेंस दिखाता है.
सिमिलरली बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो बिजनेस के लिए पेएबल है, इसलिए उसकी क्रेडिट बैलेंस होती है, और बैंक के लिए रिसीवेबल है, इसलिए उसकी डेबिट बैलेंस होती है। देयरफॉर ये मोस्ट आईएमपी है। जितने भी सम सोल्व करेंगे सारे में यही लॉजिक, यही फॉर्मूला यूज़ होगा, दैट बैंक बैलेंस मीन्स डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक अकाउंट इज इक्वल्स टू क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। यानी कि बैंक बैलेंस एज पर पासबुक जो होती है वो होती है क्रेडिट बैलेंस, और बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक होती है डेबिट बैलेंस। सिमिलरली बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट एज credit balance as per cash book means bank overdraft, and debit balance as per passbook also means bank overdraft. Now we are moving to the meaning of bank reconciliation statement. अब उसका मीनिंग क्या है? In normal circumstances, balance as per cash book and balance as per passbook should be the same if at the end of a particular time interval balance of bank account as per cash book is compared with balance of a balance as per passbook. यहाँ पे नॉर्मली जनरली क्या होता है, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कैश बुक और पासबुक की बैलेंस जो है वो इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों के बैलेंसेस को कुछ इंटरवल के बाद, टाइम इंटरवल के बाद जो है वो चेक किया जाता है। बट इफ़ द डिफरेंस अराइजेज आफ्टर फाइंडिंग आउट द रीज़न देयर ऑफ अ स्टेटमेंट प्रिपेयर, जब ऐसा हुआ दोनों बैलेंस को कंपेयर किया गया और उस कंपैरिजन में कोई भी डिफरेंस आ रहा है, तो वो डिफरेंस आने का रीज़न सबसे पहले तो फाइंड करना है। उसके बाद जो स्टेटमेंट बनाया जाता है to explain them and to reconcile the balance as per cash book and passbook is known as bank reconciliation statement. After finding the reason of difference, एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जो एक्सप्लेन करता है कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्यों आ रहे हैं बैलेंसेस में, और उस स्टेटमेंट को बोलते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। Here it should be noted that even though the balances as per cash book and as per passbook are the same, preparation of bank reconciliation statement is necessary because there remains a possibility that all details of transaction in both may differ. अगर बाई चांस वो सेम भी हो गई, टैली भी हो गई, दोनों में कुछ डिफरेंस आ भी नहीं रहे अमाउंट में, बट तो भी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे जो डिटेल लिखी होगी उसमें भी डिफरेंस हो सकता है। Here an important point is that bank reconciliation statement is a statement which explains the difference between the two in detail. यहाँ पे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अगर डिटेल में कुछ भी डिफरेंस आ रहा है तो उसको जानने के लिए भी बनाया जाता है। Because of preparation of BRS, if any accounting errors are committed either by a trader or a bank also comes to the notice. After finding the BRS, अगर कुछ एरर रह चुकी है जो कि अकाउंटिंग में हुई है या तो फिर बैंक की वजह से हुई है, तो वो भी नोटिस किया जाता है। बट इट डज़ नॉट रेक्टिफाई दिस एरर्स, इट शोज़ द डिफरेंस अराइजिंग बिकॉज ऑफ सच एरर्स। ये जो BRS है वो सिर्फ क्या दिखाता है, डिफरेंस आने का रीज़न दिखाता है, वो रेक्टिफाई नहीं करता जो स्टेटमेंट होता है वो। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट मीन्स अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉज ऑफ डिफरेंस इन द बैंक बैलेंस ऑफ बैंक एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक फॉर अ पर्टिकुलर टाइम और ऑन अ पर्टिकुलर डेट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो दिखाता है द स्टेटमेंट शोइंग द कॉज ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस आने का रीज़न दिखाता है। किसमें डिफरेंस आने का, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आने का रीज़न दिखाता है BRS. BRS is prepared by a trader for a certain time or on a date because of which the difference between balance of bank as per cash book and balance as per passbook can be found out and its cause can be noticed. A transaction because of which the difference does not arise between the bank balance as per cash book and bank balance as per passbook is not recorded in bank reconciliation statement. अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है कि जिसकी वजह से बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक में डिफरेंस नहीं आएगा, तो वैसा ट्रांजेक्शन BRS में रिकॉर्ड नहीं होता है। ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड बिकॉज ऑफ दैट द डिफरेंस will be arise in the balance of cash book and passbook. In other words, if as per the rules of debit and credit the same amount is recorded in both the books, it does not become a cause of difference. अगर डेबिट क्रेडिट रूल के हिसाब से दोनों में जो है अमाउंट सेम रिकॉर्ड हुई है तो उसकी भी
डिफरेंस होने के चांसेस यहाँ पे नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है पर्पज़ ऑफ प्रिपेयरिंग BRS एंड इट्स यूज़फुलनेस और इम्पोर्टेंस। क्यों बनाया जाता है BRS, उसका पर्पज़ क्या होता है, उसकी यूज़फुलनेस क्या होती है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, तीनों में जो है आप ये आंसर्स लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है विद द हेल्प ऑफ BRS रीज़न ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एंड बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कैन बी फाउंड आउट। BRS की हेल्प से बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस है उसको जान सकते हैं। एज द कॉज ऑफ डिफरेंस कैन बी फाउंड आउट बिटवीन बोथ बैलेंसेज, एरर्स कमिटेड इफ एनी कैन बी रेक्टिफाइड विद द हेल्प ऑफ नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्री। सब BRS के ऊपर से दोनों में डिफरेंस आने के रीज़न तो पता चल गए, फिर क्या कर सकते हैं उसके ऊपर से जो ज़रूरी अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग इफेक्ट है, वो देने से उसको सुधार भी सकते हैं। Third is if any transaction is omitted to be recorded in cash book, information regarding it can be collected and by recording it correct bank balance can be arrived। अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड करना ओमिट हो चुका है यानी कि रह चुका है, भूल चुके हैं कोई अकाउंटेंट, तो उसको भी सही तरीके से एंट्री दे के फिर बैंक बैलेंस को करेक्टली अराइव किया जा सकता है। Fourth is if any errors are committed in recording any transaction, they come to know immediately and errors can be rectified। अगर कोई अमाउंट में एरर रह चुकी है, अगर कोई रिकॉर्डिंग में एरर रह चुकी है तो वो इमीडिएटली फाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ₹5000 इज रिसीव्ड बट बाय मिस्टेक इट इज़ रिकॉर्डेड एज ओनली 500 इन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। अगर 5000 की जगह पे 500 लिख दिया है तो इमीडिएटली पासबुक के साथ जब आप कंपेयर करोगे तो इमीडिएटली यू कैन फाइंड the error। Next is by preparing BRS, actual bank balance can be known, which is shown in the balance sheet and thereby real financial picture of the businesses obtained। BRS बनाने से एक्चुअल बैंक बैलेंस जो है वो जान सकते हैं और उसके ऊपर से जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें अच्छी तरह से रियल फाइनेंशियल पिक्चर ऑफ बिजनेस ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज embezzlement of cash from bank transaction can be traced out by preparing bank reconciliation statement। कुछ फ्रॉड हुए हैं, कुछ मिस्टेक्स हुई है, कुछ मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है तो वो भी BRS से जान सकते हैं। compensating errors can be traced out by preparing BRS even when both the balances are same। it doesn't mean that there is no reason of difference or error। in that case also reason of difference or error may be there but they compensate against each other। अगर एरर फाइंड कर ली, एरर पता चल गई, कंपेंसेटिंग एरर्स कैन बी ट्रेस्ड आउट बाय प्रिपेयरिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर एक जगह पे डेबिट कम किया है 5000, दूसरी जगह पे क्रेडिट कम किया है 5000, तो इसकी वजह से भी डिफरेंस जो है वो नहीं आएंगे। तो यहाँ पे ऐसे जो कंपेंसेटिंग एरर्स है वो भी BRS की वजह से जान सकते हैं। नेक्स्ट इज बाय प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन रिगार्डिंग चेक्स डिपॉजिटेड बट डिसऑनर एज वेल एज इंटरेस्ट, कमीशन, चार्जेस एक्सेट्रा रिकॉर्डेड बाय द बैंक इन अवर अकाउंट। BRS बनाने से क्या पता चलेगा कि बैंक ने हमारे अकाउंट में से कितने रुपीज़ काटे हैं और कितने उसमें डिपॉजिट करे हैं। काटे हैं यानी कि कोई एक्सपेंस, इंटरेस्ट हो या तो फिर कमीशन हो, कोई चार्ज जो है वो किया हो या तो फिर कोई बिल जो है, चेक जो है वो डिसऑनर हुआ हो, तो उसकी जो इफ़ेक्ट पासबुक में होगी, कैश बुक में नहीं होगी। तो BRS बनाने की वजह से जब कंपैरिजन होगा पासबुक और कैश बुक का तो वो भी इंफॉर्मेशन पता चल सकती है। तो ये थे पर्पजेज़ ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोनों में डिफरेंस आने के जो रीज़न्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए घर पे ज़रूर इसको रिवाइज़ करते रहिए, रीड करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।